फ्रैग्मोप्लास्ट बना किससे? गोल्गी वैस्किल से। और सबसे पहले क्या बना? फ्रैग्मोप्लास्ट बना। अब उससे क्या बन गई? प्राइमरी वॉल लेयर। ये इस तरह से ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इसके किसके? राइट एंगल पर। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके राइट एंगल पर। इन दोनों संरचनाओं को मिला करके आप क्या कहते हो? सेल प्लेट। सेल प्लेट, ठीक है। तो प्लांट में सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? सेल प्लेट से होता है। सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट किसकी बनी होती है? फ्रैग्मोप्लास्ट और चारों ओर से घिरा हुआ प्राइमरी वॉल लेयर के द्वारा। तो इसको सेल प्लेट कहते हैं। अब ये सेल प्लेट में अब देखिए क्या होगा कि जो सेल प्लेट है वो 3 लेयर का है। यहाँ पे क्योंकि इस तरह से अपन दिखा रहे हैं तो समझ में थोड़ा कम आ रहा है, ऐसे समझिए। तो इस तरह से क्या है? 3 वॉल लेयर है। एक ये इधर साइड की हो गई बाहर, एक ये हो गई बाहर, और बीच में क्या है? फ्रैग्मोप्लास्ट है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है द सेल वॉल। टॉपिक का नाम है द सेल वॉल। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, और सेल वॉल के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज अपने को जाननी है कि जिससे कि आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अपन शुरू करें। पहले डेफिनीशन, परिभाषा जिसको आप कहते हो। सेल वॉल क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल का बाह्य आवरण, सेल का, कोशिका का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? सेल वॉल। द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। आउटर कवरिंग ऑफ सेल क्या कहलाती है? सेल वॉल इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, क्या? द आउटर कवरिंग ऑफ सेल इज नोन एज सेल वॉल। सेल का बाह्य आवरण सेल वॉल कहलाता है ना? सेल वॉल कैसा है? क्या है सेल वॉल? कोशिका भित्ति किसको कहते हैं? कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। इसके कुछ 2-4 कैरेक्टर्स अपन देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं ना। थोड़ा कैरेक्टर अपन देखेंगे तो ओवरऑल सेल वॉल का जो व्यू है वो अपने पास क्लियर हो जाएगा, और उसी के इर्द गिर्द अपन पढ़ते रहेंगे। तो कैरेक्टर्स सेल वॉल के कैरेक्टर देख लें। क्या क्या है सेल वॉल के कैरेक्टर? सेल वॉल जो है वो क्या है? सेल वॉल आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग है। सेल वॉल क्या है बेटा? आउटर कवरिंग। दूसरा कैरेक्टर इसका क्या है कि सेल वॉल जो है हमेशा कैसी होती है? डेड होती है। सेल वॉल लिविंग नहीं होती। सेल वॉल कैसी होती है बेटा? सेल वॉल जो है कैसी होती है? डेड होती है। सेल वॉल कैसी होती है? डेड होती है। ठीक है, इसीलिए सेल वॉल जो है परमेएबल भी होती है। डेड है तो परमेएबल है। ठीक है ना? तो सेल वॉल कैसी होती है? परमेएबल होती है। सेल वॉल जो है वो कैसी है? परमेएबल होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है बेटा? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति आउटर कवरिंग है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? डेड होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अपने में से पास होने देती है, अपने में से गुजरने देती है, तो उसको क्या कहते हैं? परमेएबल। ठीक है ना? तो सेल वॉल कैसी होती है? परमेएबल होती है। ठीक है, सेल वॉल सामान्यतः आप कैसे जानते हो कि सेल वॉल काहे की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज इनकी बनी होती है।
प्लांट में सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, और बहुत सारे होंगे, अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट अपन क्या देख सकते हैं, अगला करेक्टर कि सेल वॉल जो है किसमें पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल जो है किसमें पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, फंजाई में पाई जाती है, फंजाई में, है ना, फंगस में। सेल वॉल किसमें पाई जाती है, प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंजाई में। बहुत डिटेल अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एक ओवरऑल व्यू पढ़ रहे हैं कि इसके बारे में भी अपने को जानना है, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल जो है, सेल वॉल की जो ग्रोथ है, सेल वॉल का पहले कि सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का निर्माण, सेल वॉल फॉर्मेशन जो है, सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेल डिवीजन के टीलोफेज स्टेज में होता है, सेल डिवीजन के टीलोफेज स्टेज में होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन सेल डिवीजन के टीलोफेज स्टेज या टीलोफेज प्रवस्था, टीलोफेज स्टेज में होता है। सेल वॉल का निर्माण कोशिका विभाजन के टीलोफेज स्टेज में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो कैरेक्टर में कि जब सेल वॉल का निर्माण हो जाता है तो सेल डॉटर सेल बनती है, फिर वो बड़ी होती है, तो जब बड़ी होती है तो सेल वॉल भी बढ़ती है। तो जब सेल वॉल बढ़ती है तो सेल वॉल की जो ग्रोथ है, सेल वॉल की जो ग्रोथ है, सेल वॉल की ग्रोथ कैसी होती है, मोज़ैक पैटर्न में होती है। सेल वॉल की ग्रोथ जो है कैसी होती है बेटा, मोज़ैक, MOSAIC, मोज़ैक पैटर्न में होती है, मोज़ैक पैटर्न में होती है। सेल वॉल की वृद्धि जो है किसमें होती है, मोज़ैक पैटर्न में होती है, ठीक है। मतलब एक ही उसकी नहीं होती है, मतलब टुकड़ों में होती है, ठीक है ना, इसलिए इसे मोज़ैक पैटर्न कहते हैं, ठीक है ना। फिर सेल वॉल जो है, सेल वॉल क्या करती है, शेप और साइज मेंटेन करती है ना, सेल की क्या करती है, शेप और साइज मेंटेन करती है। सेल वॉल शेप एंड सेल की, कोशिका की शेप एंड साइज मेंटेन करती है, शेप एंड साइज मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि सेल वॉल से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। पहले अपन क्या पढ़ ले, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। क्या अपन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की संरचना, ठीक है ना, सेल वॉल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आपको बताएं कि सेल वॉल जो है क्या है, आउटर कवरिंग है, और दो सेल्स की सेल वॉल एक दूसरे से एक सीमेंटिंग मटेरियल के द्वारा जुड़ी होती है। सेल वॉल कैसी है, आउटर कवरिंग है, और दो सेल्स एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, और दो कोशिकाएं, दो सेल्स एक दूसरे से एक सीमेंटिंग, सीमेंटिंग मटेरियल के द्वारा जुड़ी होती हैं। इस सीमेंटिंग मटेरियल को
इस सीमेंटिंग मटेरियल को क्या कहते हैं? मिडिल लैमिला। इस सीमेंटिंग मटेरियल को क्या कहते हैं बेटा? मिडिल मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला इसको कहते हैं। यह मिडिल लैमिला यह मिडिल लैमिला यह मिडिल लैमिला किसका बना होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। कैल्शियम कैल्शियम सी है ना, कैल्शियम एवं एवं मैग्नीशियम मैग्नीशियम Mg++ मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। पेक्टिन पदार्थ पेक्टेट का बना होता है। यह मिडिल लैमिला कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि मिडिल लैमिला का मुख्य घटक है। मिडिल लैमिला का मुख्य घटक है, ऐसे आ जाता है ए आ जाता है क्या? आयरन Fe++, बी आ जाता है Ca++, सी आ जाता है Mg++, और डी आ जाता है ऑल एबव। कुछ भी आ गया है ना, ऑल एबव। तो तब फिर यहां तो दोनों का लिखा हुआ है, तब आपको फिर लगाना पड़ेगा आंसर कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा होती है। मुख्य घटक जो है वो क्या है? कैल्शियम है। मैग्नीशियम जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहां आंसर क्या होगा? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। लेकिन यदि दोनों लिखे हुए हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, तो आप दोनों को टिक करिए। ये यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है ना? ये जो मिडिल लैमिला है वो दो वॉल लेयर के बीच स्थित होता है। दो वॉल लेयर के बीच स्थित होता है। ठीक है? तो इसको यदि अपन डायग्राम बनाएं, डायग्राम में थोड़ा देख लें, तो इस तरह से ये जो है ये एक वॉल लेयर है और ये एक दूसरी वॉल लेयर है, इस तरह से। ठीक है? ये दूसरी वॉल लेयर है। यहां पर क्या हो रहा है कि ये इसको कहते हैं, ये है प्राइमरी वॉल लेयर। प्राइमरी वॉल लेयर। ठीक है? प्राइमरी वॉल लेयर ये जो है प्राइमरी वॉल लेयर है। अपन एक तरफ बनाएंगे, जितना एक तरफ रहेगा वैसे ही दूसरी तरफ भी रहेगा, है ना? तो ये है प्राइमरी वॉल लेयर, ये पूरा। ठीक है? ये 1 से 3 म्यू थिक होती है। 1 2 3 म्यू थिक होती है। 1 से 3 म्यू मोटी होती है प्राइमरी वॉल लेयर। ठीक है? ये है प्राइमरी वॉल लेयर। इधर भी जैसे थोड़ा खींच ले तो स्पष्ट हो जाएगा डायग्राम। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी वॉल लेयर में थोड़ा पहले इसलिए अपन बना रहे हैं ताकि क्लियर रहे बात। ये जो है ये क्या है? ये है पूरा का पूरा, ये है मिडिल लैमिला। दोनों तरफ प्राइमरी वॉल लेयर हो गई और ये बीच में क्या है बेटा? मिडिल लैमिला। ये किसका बना हुआ है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। ठीक है ना? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। ठीक है? ये आप समझ लीजिए कि ये क्या है? मिडिल लैमिला। ये है मिडिल लैमिला जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? अब क्या है कि प्राइमरी वॉल लेयर जो है वो अंदर की ओर थोड़ा सा ऐसे क्या हो जाती है? डिप्रेशन इसमें आता है, ऐसे गड्ढा बन जाता है। प्राइमरी वॉल लेयर में क्या होता है? यहां पे थोड़ा ऐसे गड्ढा बन जाता है इस तरह का। ये इसको कहते हैं प्राइमरी पिट फील्ड। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी पिट फील्ड। ये जो गड्ढा है, डिप्रेशन है, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी, ये कहलाता है प्राइमरी पिट यानी गड्ढा, फील्ड प्राइमरी पिट फील्ड कहलाता है। ये क्या है? गड्ढा जो है इसको कहते हैं प्राइमरी पिट फील्ड। ठीक है ना? प्राइमरी वॉल लेयर में डिप्रेशंस पाए जाते हैं, वो डिप्रेशंस क्या कहलाते हैं? प्राइमरी पिट फील्ड कहलाते हैं। ठीक है? ये
प्राइमरी पिट फील्ड में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये बहुत से ऐसे न्यूमेरस पोर्स पाए जाते हैं, बहुत से छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, छिद्र होते हैं। ठीक है, न्यूमेरस पोर्स पाए जाते हैं जिनको पिट पोर्स कहते हैं, पिट पोर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पिट पोर कहते हैं। ये जो है ये क्या कहलाते हैं, पिट पोर। ठीक है ना। प्राइमरी पिट फील्ड में बहुत से छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनको कहते हैं पिट पोर, गड्ढे में पाए जाने वाले छिद्र। ठीक है, अब ये पिट पोर जो है ये क्या रहते हैं कि यहां पे आगे, अब देखिएगा यहां जो है दूसरी वॉल लेयर होती है। जो सेल वॉल है वो एक्चुअल में 3 वॉल लेयर की बनी होती है। ठीक है, 3 भित्ति स्तरों की बनी होती है। सबसे बाहरी कौन सी होती है, प्राइमरी वॉल लेयर। हम लोगों ने सबसे बाहरी वॉल लेयर बनाई, इधर भी और इधर भी प्राइमरी वॉल लेयर, और इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला एक सीमेंटिंग मटेरियल बना दिया। क्या है ये, मिडिल लैमिला। ठीक है, मिडिल लैमिला किसका बना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। अब दूसरी वॉल लेयर जो है ये प्राइमरी वॉल लेयर के अंदर होती है। ठीक है, आप उधर से इधर देखते आ रहे हैं, इधर से नहीं जा रहे हैं, नहीं तो इसको बाहरी आप कह देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी वॉल लेयर। ये क्या कहलाती है, सेकेंडरी वॉल लेयर। ये हो गई सेकेंडरी वॉल लेयर। ठीक है, दूसरी वाली हो गई, इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी वॉल लेयर। सेकेंडरी वॉल लेयर जो है वो बेटा 3 सब लेयर्स की बनी होती है, जिनको S1, S2 और S3 के नाम से जानते हैं। S1, S2 और S3 के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये 3 वॉल लेयर की बनी होती है, और इसमें जो S2 वॉल लेयर है, जो S2 वॉल लेयर है, देखिए ये हो गई क्या, S1, इसको अपन कहेंगे S1। ये जो है ज्यादा चौड़ी है, इसको कहते हैं S2, और ये जो है ये कहलाती है S3, S2, और ये कहलाती है S3। इन तीनों से मिलकर के क्या बनी है बेटा, सेकेंडरी वॉल लेयर। ये क्या बनी हुई है, तीनों से मिलकर के सेकेंडरी वॉल लेयर। अब इसमें सेकेंडरी वॉल लेयर में आप देखिए कि ये प्राइमरी वॉल लेयर से, ये जो है प्राइमरी वॉल लेयर से ज्यादा मोटी होती है। ये कितनी होती है, 4 से लेकर के, और ये बनी होती है 8 म्यू तक की बनी होती है। 4 म्यू से 8 म्यू तक की ये बनी होती है। ठीक है ना, म्यू मतलब माइक्रोन, इतनी मोटी ये होती है, मतलब ये पतली है, ये मोटी है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि कौन सी वॉल लेयर मोटी है, S2 वॉल लेयर मोटी है। ठीक है ना, S2 वॉल लेयर मोटी है। तो आपने प्राइमरी वॉल लेयर जान लिया, सेकेंडरी वॉल लेयर। सेकेंडरी वॉल लेयर जो है 3 की बनी हुई है, S1, S2 और S3, और S2 जो है वो इन तीनों वॉल लेयर में सबसे अधिक मोटी होती है। ठीक है, अब इसके आगे अपने को ये बनाना है कि ये जो पिटपोर हैं, ये एक्चुअल में ये कहां होते हैं, यहां पे ये आगे बढ़ते हुए प्राइमरी वॉल लेयर से, और कहां जाते हैं ये, ऐसे सेकेंडरी वॉल लेयर में। ये मतलब ये जो है ये कंटिन्यू कहां तक आ जाते हैं, प्राइमरी वॉल लेयर से सेकेंडरी वॉल लेयर तक। और फिर इसके अंदर कौन सी वॉल लेयर होती है, टर्सरी वॉल लेयर होती है। इसके अंदर कौन सी होती है, इसको जोड़ दें, टर्सरी वॉल लेयर होती है। तो ये जो टर्शियरी वॉल लेयर है वो कभी कभी हो भी सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती, और ये बहुत थिनेस्ट होती है, बहुत बाद में बनती है, जब सेल मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब इसका निर्माण होता है। तो ये बेटा क्या होते हैं, ये जो पिटपोर हैं ये यहां से और दूसरे सेल, ये जो है इस तरह से कहां तक आ जाते हैं, इस सेल के, ये एक सेल है, एक सेल ये है, तो ये क्या आ जाते हैं, इस सेल के साइटोप्लाज्म तक आ जाते हैं। और ये जो है इधर इससे होते हुए, किससे, इससे होते हुए जो मिडिल लैमिना है उससे होते हुए ये क्या हो जाते हैं, कंटिन्यू हो जाते हैं। ठीक है ना, ये कंटिन्यू हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और जो सेल का कम्युनिकेशन है वो होता रहता है। यहां सेल में जो है वो यहां भी पहुंचता रहता है। यहां साइक्लोसिस होगी तो जो फूड मटेरियल है वो इस संरचना के द्वारा कहां पहुंच जाएगा, दूसरी सेल में पहुंच जाएगा। ऐसे ही तमाम इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, चारों तरफ ऐसे जो है इस तरह के साइटोप्लाज्मिक
कनेक्शन है। और इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कहते हो? प्लाज्माडेस्माटा। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या है बेटा? प्लाज्माडेस्माटा। प्लाज्माडेस्माटा ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्लाज्माडेस्माटा। कई बार क्या होता है कि यदि यहां न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन लेयर जो है वो फोल्ड होकर के क्या बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है ना, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई बार इन प्लाज्माडेस्माटा से क्या हो जाते हैं? घुस जाते हैं। अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं पे क्या बताया था कि क्या होता है? वहां पे ईआर ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो वो ट्यूब्यूल्स इसमें घुस जाती हैं और इसका मटेरियल जो है उन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इधर से इधर जाने लगता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड हो जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या सेल कम्युनिकेशन या प्लाज्माडेस्माटा, ये सारी चीजें क्या है? एक ही है ना। तो ये जो है प्लाज्माडेस्माटा जो है ये इधर पहुंच जाते हैं, मतलब इनके द्वारा साइटोप्लाज्म एक से दूसरे से जुड़ जाता है और सेल कम्युनिकेट होती रहती है। न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, जो भी चीजें हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या होते रहते हैं? ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। किसके द्वारा? प्लाज्माडेस्माटा के द्वारा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है? टर्शियरी वॉल लेयर। प्राइमरी वॉल लेयर, सेकेंडरी वॉल लेयर, और ये क्या है? टर्शियरी टर्शियरी वॉल लेयर है ना। टर्शियरी वॉल लेयर है ये। तृतीय वाल भित्ति है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक 1 से 3 माइक्रोन, ये 4 से 8 माइक्रोन, और ये जो है थिनेस्ट होती है, थिनेस्ट। ये जो है थिनेस्ट वाल लेयर है, सबसे पतली वाल लेयर है। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका प्राइमरी वाल लेयर का, सेकेंडरी वाल लेयर और टर्सरी वाल लेयर का स्ट्रक्चर जाना। मतलब कि वाल लेयर जो है कितने, वाल जो है, सेल वाल जो है वो कितने की बनी हुई है? 3 वाल लेयर की है ना। 3 वाल लेयर की, 3 वाल लेयर्स की बनी होती है। नंबर 1 है प्राइमरी वाल लेयर, नंबर 2 है सेकेंडरी वाल लेयर, और तीसरा है टर्शियरी वाल लेयर। टर्शियरी वाल लेयर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है सेल वाल का स्ट्रक्चर है। एक चीज और यहीं पे नोट कर लीजिएगा तो ये बात खत्म हो जाएगी कि जो प्राइमरी वाल लेयर है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है ना। प्राइमरी वाल लेयर जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है ना। ये जो है वाल लेयर सेलुलोज की बनी हुई है, और ये जो है सेकेंडरी वाल लेयर सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है सेल वाल का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन लिखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लिखेंगे? ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल की उत्पत्ति। ठीक है। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। तो कोशिका भित्ति कब उत्पन्न होती है? कोशिका भित्ति जो है कब उत्पन्न होती है? आपको पता है, मैंने कैरेक्टर में ही बता दिया था कि यह सेल डिवीजन के, कोशिका विभाजन के टीलोफेज स्टेज में उत्पन्न होती है। सेल वॉल originate cell wall originate in telophase stage of cell division। telophase stage of cell division, माइटोटिक सेल डिवीजन भी आप लिख सकते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन है ना। डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक शब्द इसलिए जोड़ दिया है कि चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, मियोसिस का जो दूसरा डिवीजन है वहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोसिस वो भी किसके जैसा होता है? माइटोसिस के जैसा होता है। तो यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो माइटोटिक लिखा दिया, अब मियोसिस की बात तो की नहीं सर ने। तो मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस के जो सेकंड पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस फर्स्ट जो है वहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। जब उसमें 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है तो होता है। चलो रेयर केस है जहां की क्या हो जाता है कि
कि मियोसिस फर्स्ट में ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन जनरली जो है वो कहाँ होता है, मियोसिस सेकंड में। और मियोसिस सेकंड जो है वो कैसी है, माइटोसिस के ही जैसी है। तो मियोटिक सेल डिवीजन के दौरान जो टीलोफेज स्टेज है उसमें सेल वॉल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये है टीलोफेज स्टेज में। अब टीलोफेज स्टेज में सेल वॉल का जब निर्माण होगा तो वहां किस जगह से होगा, सेल वॉल का निर्माण, पूरी सेल है, इतनी बड़ी, समझ लीजिए कि इतनी बड़ी सेल है, अब उसमें यहां से होगा कि यहां से होगा कि यहां से होगा, बीचों बीच होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, है ना। तो प्लेस और प्लेन, सेल डिवीजन का प्लेस और प्लेन जो है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। सेल डिवीजन का प्लेस एंड प्लेन एंड प्लेस, प्लेन 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 एंड प्लेस, प्लेन एंड प्लेस डिटरमाइंड बाय द प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का प्लेन और प्लेस जो है किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, डिटरमाइंड बाय द किसके द्वारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा जो है उसका जो डिवीजन का प्लेस है और उसकी जो सतह है कि किस जगह से सेल में डिवीजन होना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स तय करेंगे, है ना, कि कहां से होगा। सामान्यतया जो सेल का डिवीजन है वो कहां से होता है, किसके द्वारा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के समकोण पर, माइक्रोट्यूब्यूल्स के समकोण पर, राइट एंगल पर होता है। सामान्यतया सेल डिवीजन जो है नॉर्मली या यूजुअली सेल डिवीजन टेक्स प्लेस एट द राइट एंगल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यूजुअली सेल डिवीजन takes place at the right angle of माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सामान्यतया सेल डिवीजन जो है माइक्रोट्यूब्यूल के समकोण पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप जान गए कि सेल डिवीजन का प्लेन और प्लेस जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा। और सामान्य अवस्था में सेल का जो डिवीजन है वो माइक्रोट्यूब्यूल के राइट एंगल पर यानी समकोण पर होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो सेल डिवीजन है वो सेल डिवीजन में सामान्यतया क्या होता है, राइट एंगल पर माइक्रोट्यूब्यूल के। इसके बाद कि जो सेल डिवीजन है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल डिवीजन कि समय, सेल डिवीजन के दौरान सेल के अंदर क्या होता है, गोल्गी ऑपरेटर्स जो है वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं। सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के दौरान गोल्गी ऑपरेटर्स अधिक सक्रिय हो जाती हैं, अधिक सक्रिय हो जाती हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स अधिक सक्रिय हो जाती हैं और क्या बनाने लगती हैं, गोल्गी वैस्किल, और अधिक संख्या में गोल्गी वैस्किल का निर्माण करने लगती हैं और अधिक संख्या में क्या बनाने लगती हैं बेटा, गोल्गी वैस्किल्स का निर्माण करने लगती हैं, ठीक है ना। गोल्गी ऑपरेटर अधिक सक्रिय हो जाती हैं और गोल्गी वैस्किल का निर्माण करने लगती हैं, ठीक है। ये गोल्गी वैस्किल्स जो है, ये गोल्गी वैस्किल्स कहां चली जाती हैं, सेल के सेंटर में,
केंद्र में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर के ये क्या होती है, बस्ट हो जाती है, वहां फट जाती है। ठीक है, और वहां फट करके क्या बनाती हैं, एक मास का निर्माण करती हैं। जो इनका वो है पदार्थ है, जो गाल्गी वेस्किल का पदार्थ है, वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है बीच में। क्या होता है कि ये बीच में इकट्ठा होकर के एक प्लेट लाइक संरचना का फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। तो गाल्गी वेस्किल्स जो है, ये गाल्गी वेस्किल्स क्या हो जाती हैं, सेंटर में पहुंच करके सेल के केंद्र में जाकर, सेल के केंद्र में जाकर के, केंद्र में जाकर क्या हो जाती हैं, में जाकर इकट्ठा हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, संग्रहित हो जाती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं, और वहां पर क्या हो जाती है, और वहीं पर ये बस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और वहीं पर क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं या बस्ट हो जाती हैं, वहीं पर फट जाती हैं या बस्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, फट जाती हैं वहीं पर, और इनसे जो पदार्थ निकलता है, जो मटेरियल निकलता है या जो मैट्रिक्स निकलता है इनसे, वो वहां इकट्ठा होकर के क्या बनाता है, फ्रैग्मोप्लास्ट, और फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण होता है। फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण होता है। ठीक है, कहां हो गया फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण, फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण एट द सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका के केंद्र में क्या हो गया, फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण हो जाता है। अब फ्रैग्मोप्लास्ट के चारों ओर क्या हो जाता है, एक वॉल लेयर का निर्माण हो जाता है, जिसे प्राइमरी वॉल लेयर कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर डायग्राम देखें तो बात क्लियर हो। देखिए इसमें क्या होता है कि ये समझ लीजिए, ये है कोई सेल, ये कोई सेल है। ठीक है, ये सेल है, और इस सेल में दो न्यूक्लियाई हो गए, तभी सेल का डिवीजन होगा जब इसमें दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस की यदि बात करें तो इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियर, एक क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, और इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। तो आपने क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। ठीक है, इस तरह से, और यदि माइटोसिस है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से दो ठो क्या बना दें, ये बना दिया। ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम बन गए, ये एक न्यूक्लियस बन गया। अब इसमें क्या है कि यहां पे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स से ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियाई जो है दोनों, वो ऐसे जुड़े रहते हैं। ये है टीलोफेज स्टेज। ये कौन सी है, टीलोफेज स्टेज। ठीक है, और ये क्या है, एक न्यूक्लियाई है और ये दूसरा न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये न्यूक्लियाई है दोनों। अब इसमें क्या है, और ये क्या कहलाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इनको, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहां होता है गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, ये क्या है, यहां पे होता है गोल्गी ऑपरेटस। इसे बना दीजिए, ये है गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, यहां पे क्या होता है, गोल्गी ऑपरेटस। ये गोल्गी ऑपरेटस जो है, गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है ना, ऑपरेटर, गोल्गी ऑपरेटस। ये गोल्गी ऑपरेटस सेल डिवीजन के दौरान मैंने बताया कि क्या हो जाते हैं, बहुत सक्रिय हो जाते हैं, और ये क्या बनाने लगते हैं बेटा, गोल्गी वेसिकल। ये क्या है, गोल्गी वेसिकल। ठीक है, वेसिकल, गोल्गी वेसिकल। और ये गोल्गी वेसिकल्स जो हैं, ये क्या होती हैं, यहां से कहां जाती हैं, यहां सेंटर में। माइक्रोट्यूब्यूल तय करते हैं कि कहां से डिवीजन होना है ना, और माइक्रोट्यूब्यूल के राइट एंगल पर ये ऐसे हैं, वर्टिकल है, तो इसके
हॉरिजॉन्टल इस तरह से वॉल का फॉर्मेशन होना है। तो ये पूरे के पूरे जो वैस्किल्स हैं वो यहाँ आकर के फंस जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ सेल माइक्रोट्यूब्यूल में इस तरह से क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। और ये यहाँ फंस करके फिर यहीं क्या हो जाते हैं? ये बस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं ये ऐसे। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर इस तरह से, ये प्लेट इस तरह से ऐसे है ना, इस तरह से इसके राइट एंगल पर, इस एक्सिस के राइट एंगल पर क्या हो जाता है? यहाँ पे मास ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कलेक्ट हो जाता है और इसको कहते हैं क्या? फ्रैग्मोप्लास्ट। इसको क्या कहते हो? ये कहलाता है फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं इसको। ठीक है ना। अब ये फ्रैग्मोप्लास्ट जो है ये क्या होता है? इसके चारों ओर, इस फ्रैग्मोप्लास्ट के चारों ओर क्या हो जाता है? यहाँ पर प्राइमरी वॉल लेयर का निर्माण हो जाता है। प्राइमरी वॉल लेयर का निर्माण हो जाता है। ये इस तरह से ये क्या बन जाता है बेटा? प्राइमरी वॉल लेयर। ये है प्राइमरी वॉल लेयर। ठीक है, प्राइमरी वॉल लेयर का निर्माण हो जाता है। फ्रैग्मोप्लास्ट बना किससे? गोल्गी वैस्किल से। और सबसे पहले क्या बना? फ्रैग्मोप्लास्ट बना। अब उससे क्या बन गई? प्राइमरी वॉल लेयर। ये इस तरह से ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इसके, किसके? राइट एंगल पर। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनके राइट एंगल पर। इन दोनों संरचनाओं को मिला करके आप क्या कहते हो? सेल प्लेट। सेल प्लेट। ठीक है। तो प्लांट में सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? सेल प्लेट से होता है। सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट किसकी बनी होती है? फ्रैग्मोप्लास्ट और चारों ओर से घिरा हुआ प्राइमरी वॉल लेयर के द्वारा। तो इसको सेल प्लेट कहते हैं। अब ये सेल प्लेट में अब देखिए क्या होगा कि जो सेल प्लेट है वो 3 लेयर का है। यहाँ पे चूंकि इस तरह से अपन दिखा रहे हैं तो समझ में थोड़ा कम आ रहा है, ऐसे समझिए। तो इस तरह से क्या है? 3 वॉल लेयर है। एक ये इधर साइड की हो गई बाहर, एक ये हो गई बाहर, और बीच में क्या है? फ्रैग्मोप्लास्ट है ना। मतलब कि यदि आप कहें तो इस तरह से एक ये वॉल लेयर है, एक ये वॉल लेयर है, और दोनों के बीच में ये क्या है? ये फ्रैग्मोप्लास्ट। ये तो एक ये हो गई, एक ये हो, 3 वॉल लेयर की सेल प्लेट कितने वॉल लेयर की बनी होती है? कितने लेयर की? 3 लेयर की बनी होती है। 2 प्राइमरी वॉल लेयर। प्राइमरी वॉल लेयर यहाँ कितनी होगी? 2 प्राइमरी वॉल लेयर और एक बीच में क्या होगा? फ्रैग्मोप्लास्ट की लेयर। तो इस तरह से सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है। अब ये सेल प्लेट जो है क्या होती है? पेरिफेरल रीजन में बढ़ती जाती है। ये कैसे होती है? ऐसे बढ़ती जाती है, इस तरह से ऐसे। ये सेल प्लेट इस तरह से ऐसे बढ़ती जाएगी, है ना। और देखो ये यहां जा करके ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक है, इधर भी जुड़ गई, इधर भी जुड़ गई, है ना। तो ये प्राइमरी वॉल लेयर और ये सेल प्लेट मिल करके ये क्या कर रही है? ऐसे बढ़ती जाती हैं और बढ़ते जा करके ये इधर भी और इधर भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। अब सेल वॉल का निर्माण जब हो गया तो यहाँ प्राइमरी वॉल लेयर हो गई, इधर प्राइमरी वॉल लेयर हो गई। अब इसके आगे क्या होगा? अंदर साइड सेकेंडरी वॉल लेयर डिपॉजिट होगी और इसके अंदर साइड सेकेंडरी वॉल लेयर डिपॉजिट होगी। फिर सेकेंडरी वॉल लेयर के अंदर साइड क्या होगी? टर्शियरी वॉल लेयर होगी। और फिर इधर वाले में भी टर्शियरी वॉल लेयर होगी और सेल वॉल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से ओरिजिन ऑफ सेल वॉल है ना। तो आपने क्या लिख लिया था कि Golgi operator becomes more active and forms more number of Golgi vascles. These Golgi vascles come in the interzonal microtubules at the center and their burst वहां जाकर के ये फट जाती हैं और इनका जो मटेरियल है वो क्या फॉर्म करता है? फ्रैग्मोप्लास्ट बनाता है। और फ्रैग्मोप्लास्ट के चारों ओर प्राइमरी वॉल लेयर डिपॉजिट हो जाती है और प्राइमरी वॉल लेयर जो है वो आगे बढ़ती जाती है और वो सेल प्लेट बढ़ करके क्या हो जाती है? 2 सेल में, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देती है। ठीक है ना। तो इस तरह से सेल प्लेट जो है ये फॉर्मेशन के द्वारा इसमें ये है। तो ये जो है सेल प्लेट यही आगे चल के क्या फॉर्म कर रही है? सेल वॉल। यही आगे चल के क्या बनाती है? सेल वॉल का निर्माण करती है। तो सेल की ओरिजिन जो है टेलोफेज स्टेज में सेल प्लेट मेथड से होती है। तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल का प्रिकर्सर कौन है? सेल वॉल बनाने वाला मटेरियल कौन है? फ्रैग्मोप्लास्ट।
सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। सेल प्लेट जो है वो कितने लेयर की बनी होती है? 3 लेयर की बनी होती है। बीच में फ्रेगमोप्लास्ट, ऊपर और नीचे बाहर की ओर मतलब प्राइमरी वॉल लेयर, ठीक है ना। प्राइमरी वॉल लेयर होती है सेल प्लेट में, सेकेंडरी नहीं होती, अभी सेकेंडरी नहीं बनी होती है, क्योंकि ये कैसी है, ये अभी नई कोशिकाएं हैं, डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये तो बन गई सेल, अभी तो ये डॉटर सेल है ना। ये कैसी है? ये डॉटर सेल्स हैं। अब इनमें ग्रोथ होगी, तो जब सेल की ग्रोथ होगी तो सेल वॉल की भी ग्रोथ होगी, है कि नहीं। तो ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, नेक्स्ट हेडिंग अपन क्या लेंगे? ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक दो टर्म्स हैं, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या ले लोगे? ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, ठीक है। कोशिका भित्ति की वृद्धि, ठीक है, कोशिका भित्ति की वृद्धि। जैसे ये एक डॉटर, ये एक मदर सेल थी, अब इससे क्या हुआ? डिवाइड हुई तो 2 डॉटर सेल्स बन गई। अब इनको फिर इतने बड़ा बनना है जितने ये हैं, तो ये मदर सेल फिर इसको बनना है, ऐसे, है ना। तो ये क्या होगा कि इसकी सेल वॉल की ग्रोथ होगी, है ना, तभी तो ये बढ़ पाएगी, और नहीं तो ये क्या है, इतनी ही रह पाएंगी। तो जो सेल वॉल है वो क्या होगी? थोड़ा उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, सेल वॉल में खिंचाव उत्पन्न होगा। तो ग्रोथ के लिए क्या होगा कि देखिए ये है इसकी, अपन कह देते हैं कि ये है सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। अब इसके अंदर क्या होगी? सेकेंडरी वॉल लेयर होगी, है ना। इसके अंदर क्या होगी बेटा? सेकेंडरी वॉल लेयर। तो ये है सेकेंडरी वॉल लेयर, ठीक है, ये है सेकेंडरी वॉल लेयर। टर्शियरी वॉल लेयर हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। अब इसमें ग्रोथ होनी है, ये अभी अभी नई बनी हुई सेल है। ये क्या समझ रहे हो? ये है न्यूली फॉर्म्ड सेल है, ये है क्या? न्यू सेल, ठीक है, न्यू सेल या डॉटर सेल आप कह सकते हो इसको, डॉटर सेल, ठीक है, न्यू सेल या डॉटर सेल है ये। अब इसमें वृद्धि होनी है, वृद्धि होगी तो क्या होगा कि यहां पर जैसे ही वृद्धि होगी तो इसमें बीच बीच में क्या हो जाएंगे? गैप हो जाएंगे। इसमें बीच बीच में क्या हो जाएंगे? गैप हो जाएंगे। तो बीच बीच में जब इसमें गैप होंगे तो ये क्या, किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा? ये थोड़ा बड़ा होगा, ये सेल वॉल में बीच बीच में गैप हो जाएंगे। तो गैप हो जाएंगे तो ये जो है, ये थोड़ा जल्दी हो जाए, ये ऐसे इसमें क्या हो जाएंगे? ये ऐसे इसमें ये गैप हो जाएंगे, ये, ठीक है, ये गैप हो जाएंगे ऐसे, इस तरह से इसमें गैप हो जाएंगे। इनको कहते हैं, ये जो गैप है, तो चाहे आप इसको गैप कहिए चाहे लैकुना कहिए, ठीक है, लैकुना या गैप। जब सेल वॉल की ग्रोथ होती है तो क्या हो जाता है? सेल वॉल में गैप प्रकट हो जाते हैं, गैप बन जाते हैं, ठीक है। तो गैप या लैकुना प्रकट हो जाते हैं जहां की न्यू वॉल फॉर्मिंग मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, जहां की न्यू वॉल फॉर्मिंग मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। वो न्यू वॉल फॉर्मिंग मटेरियल जो है वो कहां से आता है? साइटोप्लाज्म से। तो इस तरह से ये न्यू वॉल फॉर्मिंग मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ जगह पर ये क्या होता है? अंदर से साइटोप्लाज्म से आके डिपॉजिट होता है। कुछ जगह पर ये जो है कहाँ डिपॉजिट होता है? बाहर से ऐसे आता है, बाहर से, मतलब ये सिक्रीट होकर के और बाहर की ओर चला जाता है, और बाहर जो है वो क्या होने लगता है? बाहर से डिपॉजिट होने लगता है। तो ये वाला जो है ये कहाँ जाता है? अरे ये जो है यहाँ पे ये अंदर बाहर से आ जाता है, मतलब बाहर से ऐसे कर ले तो ये इधर से आकर के और इधर से आकर के मटेरियल, मतलब ये अंदर से आ रहा है, ये जो है बाहर से आ रहा है। बाहर ये कहीं बाहर दूसरी जगह से नहीं आ रहा है, यही मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म से ही सिक्रीट होकर के बाहर गया है और बाहर से डिपॉजिट हुआ है, ऐसा मानते हैं। तो 2 प्रकार से डिपोजिशन होता है। जो नया वॉल बनाने वाला मटेरियल है वो गैप या लैकुना में 2 प्रकार से, 2 विधियों से डिपॉजिट हो सकता है। नंबर 1 जो है वो कहलाता है एपोजिशन, और दूसरा कहलाता है इंटिशुसेप्शन कहलाता है।
एपोजीशन और इंटिसुसेप्शन। जब वॉल बनाने वाला मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म से जाकर के डिपॉजिट होता है, जब वॉल बनाने वाला मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म से जाकर के डिपॉजिट होता है, तो उसको कहते हैं क्या? एपोजीशन। इसको क्या कहते हैं? एपोजीशन। एपोजीशन क्या है? जब वॉल बनाने वाला मटेरियल, जब वॉल बनाने वाला पदार्थ जब वॉल बनाने वाला पदार्थ कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म या अंदर से आकर के, अंदर कोशिका के अंदर से, है ना, सेल के अंदर से आकर, सेल के अंदर से आकर क्या हो जाता है? अविस्थापित हो जाता है। अविस्थापित यानी डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? एपोजीशन कहते हैं। जब वॉल बनाने वाला मटेरियल सेल के अंदर से आकर के डिपॉजिट हो जाता है लेग्ना में, कहां पे डिपॉजिट हो जाता है? लेग्ना में या गैप में, तो उसको कहते हैं एपोजीशन। और जब वॉल बनाने वाला मटेरियल, जब इसके ठीक विपरीत, जब वॉल बनाने वाला पदार्थ क्या हो जाता है? बाहर से सीक्रेट होता है, बाहर से सेक्रीट होता है, यानी स्रावित होता है, बाहर से स्रावित होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इंटिसुसेप्शन कहते हैं। तो इसे इंटिसुसेप्शन कहते हैं। तो दो मेथड है, एक है एपोजीशन, ये वाला क्या है? एपोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है? एपोजीशन। और ये वाला जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटिसुसेप्शन। ठीक है ना, इंटिसुसेप्शन। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है, इसको लिख देंगे यहाँ पे ग्रोथ। यदि ग्रोथ होगी, ठीक है ना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इसमें कहीं कहीं पर इस तरह से मटेरियल का डिपोजिशन होगा, कहीं कहीं पे ऐसे हो जाएगा, दूसरे उसमें। तो इसको कहते हैं कौन सा पैटर्न? मोज़ैक पैटर्न। मतलब ये पुराना वाला है, ये नया वाला है ना, तो इसको आप क्या कहते हो? मोज़ैक पैटर्न। ठीक है ना, यहाँ पे दूसरे प्रकार का है, यहाँ दूसरे समय पे हुआ, ये ऐसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलती रही। अब जब यहाँ पे नया वॉल फॉर्मिंग मटेरियल बन गया, तो क्या होगा? ये सेल जो है, ये जो सेल है वो श्रिंक नहीं होगी, सिकुड़ेगी नहीं। ठीक है, इसका परमानेंट साइज जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रोथ जो है सेल की मोज़ैक पैटर्न में होती है। कैसी होती है बेटा? मोज़ैक। ठीक है, मोज़ैक पैटर्न में सेल वॉल की ग्रोथ होती है। ठीक है, ये कौन सी है? बाहर की ओर जो वॉल लेयर थी वो क्या थी? बाहर वाली जो वॉल लेयर है ये प्राइमरी वॉल लेयर है, प्राइमरी वॉल लेयर। और अंदर वाली जो है वो कैसी है? सेकेंडरी वॉल लेयर। ये कैसी है? सेकेंडरी वॉल लेयर है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो है सेल वॉल की ग्रोथ होती रहती है। दो मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बाहर से वॉल फॉर्मिंग मटेरियल बाहर से सीक्रेट होता है, स्रावित होता है, तो उसको कहते हैं इंटिसुसेप्शन। और जब अंदर से साइटोप्लाज्म की तरफ से सीक्रेट होता है तो उसको कहते हैं एपोजीशन। और जो वो है, जब सेल ग्रोथ करती है तो उसमें बीच में गैप या लेग्ना अपीयर हो जाते हैं और फिर वॉल फॉर्मिंग मटेरियल जो है वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रकार से सेल वॉल की ग्रोथ कैसी होती है? मोज़ैक पैटर्न में होती है। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें सेल वॉल का नेक्स्ट हेडिंग अपन ले लें कि केमिस्ट्री ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की केमिस्ट्री या केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। ठीक है ना, रासायनिक संगठन, कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा? केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का रासायनिक संगठन। ठीक है, सेल वॉल का रासायनिक संगठन। तो सेल वॉल जैसा कि आप जानते हैं, सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज
की सेल वॉल बनी होती है। मुख्यतः सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। तो सेलुलोज जो है वो सेलुलोज की जो सेल वॉल है वो किसके, इसकी यूनिट क्या है? सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज से, है ना। ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर के सेलुलोज जो है वो बना होता है किससे? ग्लूकोज से। तो कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल? लगभग 3000, लगभग 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल करके एक सेलुलोज चेन बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। एक सेलुलोज चैन का निर्माण करते हैं। एक सेलुलोज चैन का निर्माण करते हैं। एक सेलुलोज चैन का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज इसकी यूनिट है। सेलुलोज की यूनिट क्या है? इकाई क्या है? ग्लूकोज, जिससे मिलकर के सेलुलोज बना होता है। तो लगभग 3000 ग्लूकोज मिलकर के एक सेलुलोज चैन का निर्माण करते हैं। मतलब कैसे चैन? एक ग्लूकोज, 2, 3 ऐसे करके, और कितने? लगभग 3000 ऐसे ये एक चैन जो है ऐसे मिलकर के ये बनेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बहुत स्पष्ट है। इसके बाद ये जो सेलुलोज चैन है, ये सेलुलोज 100 सेलुलोज चैन, 100 सेलुलोज चैन, 100 सेलुलोज चैन जो है वो मिलकर के क्या बनाती है? 100 सेलुलोज चैन मिलकर के एक माइसील का निर्माण करती हैं। एक माइसील, वन माइसील का निर्माण करती हैं। 100 सेलुलोज चैन मिलकर के एक माइसील का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब इसके और आगे अभी भी बहुत माइन्यूट है अभी। तो 20 सेलुलोज माइसील 20 सेलुलोज माइसील मिल करके एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करती हैं। एक माइक्रोफाइब्रिल, वन माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करती हैं। 20 सेलुलोज माइसील मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करती हैं। देखिए, सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। सेलुलोज की यूनिट ग्लूकोज है। लगभग 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर के एक सेलुलोज चैन का निर्माण करती हैं। और एक सेलुलोज चैन और 100 सेलुलोज चैन मिलकर के एक माइसील बनाती हैं। और 100 और 20 सेलुलोज माइसील जो है मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल बनाती हैं। माइक्रोफाइब्रिल अभी भी विजिबल फाइबर नहीं है, ठीक है, अभी भी विजिबल फाइबर नहीं है ये। फिर लगभग नेक्स्ट जो है 250 माइक्रोफाइब्रिल्स 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर के एक फाइबर का निर्माण करती हैं। एक फाइबर का निर्माण करती है। वन फाइबर का निर्माण करती हैं। 250 माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं वो मिलकर के एक किसका निर्माण करती हैं? एक फाइबर का निर्माण करती हैं। वन फाइबर का निर्माण करती हैं। अब इसके जो हैं लगभग 1500 फाइबर, लगभग 1500 फाइबर्स, 1500 फाइबर्स जो हैं वो 1500 फाइबर्स मिलकर के एक विजिबल कॉटन फाइबर, जो फाइबर दिखाई देता है हमको, जो रेशा, कपास का जो रेशा हमको दिखाई देता है, वो 1500 फाइबर्स से मिलकर के एक, यानी वन विजिबल कॉटन फाइबर, वन विजिबल कॉटन फाइबर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉटन फाइबर है वो सेलुलोज की इस तरह से वो बताता है कि सेलुलोज जो है ग्लूकोज से बना हुआ है। 3000 ग्लूकोज मिलकर के एक सेलुलोज चैन बनाती हैं। 100 सेलुलोज चैन मिलकर के एक माइसील बनाती हैं।
और माइसील 20 माइसील मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल बनाती हैं, 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के वन फाइबर का निर्माण करती हैं और 1500 फाइबर मिलकर के एक विजिबल कॉटन फाइबर का निर्माण करती हैं। तो दूसरा क्या है, हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज, सेलुलोज का आपने पढ़ लिया। हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज जो है वो 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। हेमी सेलुलोज 5 चीजों से बना हुआ है। एराबिनोज, एराबिनोज, जाइलुलोज, मैन्योज, मैन्योज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज। 5 चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है ना। हेमीसेलुलोज की भी सेल वॉल होती है ना, सेकेंडरी वॉल लेयर जो है हेमीसेलुलोज अपन ने पढ़ा था। और हेमीसेलुलोज जो है वो 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एराबिनोज, जाइलुलोज, मैन्योज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। इन 5 चीजों से मिलकर के क्या है, हेमीसेलुलोज बना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लिग्निन। लिग्निन की भी सेल वॉल होती है। लिग्निन, लिग्निन की सेल वॉल, लिग्निन जो है ये किस में पाया जाता है, प्लांट के जाइलम में। जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो काहे की बनी होती हैं, लिग्निन की, लिग्निन की सेल वॉल होती है। किसमें होती है ये, जाइलम। जाइलम टिश्यू जो है, जाइलम टिश्यू, उसमें काहे की सेल वॉल है, लिग्निन की सेल वॉल बनी हुई है, ठीक है ना। तो लिग्निन जो है ये इसकी इकाई, लिग्निन की इकाई जो है वो क्या होता है, कॉनिफेराइल अल्कोहल, कॉनिफेराइल, कॉनिफेराइल, कॉनिफेराइल अल्कोहल, कॉनिफेराइल अल्कोहल, अल्कोहल जो है उस वो इसकी इकाई है। सेलुलोज की इकाई क्या थी, ग्लूकोज थी, इसकी इकाई ये है। इसकी लिग्निन की इकाई क्या है, कॉनिफेराइल अल्कोहल है, ठीक है ना। और ये जो है लिग्निन, इसको यदि क्लोरोजिंक आयोडाइड से, क्लोरोजिंक आयोडाइड से यदि क्या किया जाए, उपचारित किया जाए, क्लोरोजिंक, क्लोरोजिंक, क्लोरोजिंक आयोडाइड से, आयोडाइड, क्लोरोजिंक आयोडाइड से यदि इसको क्या किया जाए, उपचारित किया जाए, तो ये येलो कलर देता है, येलो कलर देता है। लिग्निन की यूनिट क्या है, कॉनिफेराइल अल्कोहल है, और ये इसको उपचारित किया जाए क्लोरोजिंक आयोडाइड से तो ये येलो कलर का क्या है, कलर देता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है पेक्टिन, ठीक है। पेक्टिन, पेक्टिन जो है ये ग्लूकोरोनिक एसिड, इसकी यूनिट क्या है, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड अथवा गैलेक्टोरोनिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड अथवा गैलेक्टोरोनिक एसिड पेक्टिन की क्या है, यूनिट है। और इसको जो है रुथेनियम रेड से स्टेन किया जा सकता है। रुथेनियम, RUTHENIUM, रुथेनियम रेड से, रुथेनियम रेड से इसको क्या कर सकते हैं अपन, स्टेन कर सकते हैं। पेक्टिन जो है ग्लूकोरोनिक एसिड अथवा गैलेक्टोरोनिक एसिड इसकी इकाई है, इससे मिलकर के ये बना होता है और इसको रुथेनियम रेड से क्या किया जा सकता है, स्टेन किया जा सकता है। फिर पेक्टिन के बाद क्यूटिन, क्यूटिन जो है वो नेक्स्ट सेल वॉल फॉर्म मटेरियल हो सकता है, क्यूटिन, ठीक है ना। क्यूटिन, क्यूटिन जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, लीफ की जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर वाली वॉल लेयर में, ठीक है। क्यूटिन जो है वहां मिलता है। इसकी यूनिट जो है क्या है, फैटी एसिड, इसकी यूनिट क्या है, फैटी एसिड है। क्यूटिन की यूनिट क्या है, फैटी एसिड है। और इसको सूडान थर्ड से स्टेन किया जा सकता है, सूडान थर्ड से स्टेन किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है फैटी एसिड को। इसके बाद है सुबरिन, सुबरिन जो है ये कहां पे होता है, कहां मिलता है, जो इंडोडर्मिस होती है, ठीक है, जो रूट में इंडोडर्मिस होती है
उसकी इनर टेंजेंशियल वॉल पे सुबरिन जो है वो डिपॉजिट होकर के और क्या बनाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो सुबरिन कहां पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप में। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो सुबरिन की बनी होती है। इसका भी जो ये है यूनिट है, इसका भी यूनिट फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स, इसकी भी यूनिट क्या है, फैटी एसिड है। और ये जो है क्लोरोजिंक आयोडाइड, क्लोरोजिंक आयोडाइड से स्टेन करने पर किस तरह का कलर देता है, येलो कलर देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, तो क्यूटिन जो है उसका यूनिट जो है फैटी एसिड है और उसे सोडियम थर्ड से स्टेन कर सकते हैं। सुबरिन जो है उसका वो कैस्पेरियन स्ट्रिप में पाई जाती है और ये जो है कहां पे है, फैटी एसिड है इसका, और क्लोरोजिंक आयोडाइड से इसको स्टेन कर सकते हैं, ये येलो कलर देता है। इसके अलावा जो डायटम्स हैं, इसके अलावा डायटम्स जो हैं वहां सेल वॉल काहे की पाई जाती है, सिलिकॉन की पाई जाती है। डायटम्स में जो सेल वॉल है वो किसकी पाई जाती है बेटा, डायटम्स में सेल वॉल, ये डायटम्स में सेल वॉल सिलिकॉन की पाई जाती है। डायटम्स में सेल वॉल किसकी पाई जाती है, सिलिकॉन की पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, इसके फंक्शन, सेल वॉल के फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के कार्य। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल नंबर 1, पहला आप जानते हैं शेप एंड साइज मेंटेन करती है, सेल की शेप एंड साइज मेंटेन करती है, सेल की शेप एंड साइज मेंटेन करती है। सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है ना, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है सेल को। ठीक है, ये परमेबल होती है, परमेबिलिटी भी इसका एक कैरेक्टर है जिससे कि पदार्थ जो है वो आसानी से अंदर बाहर आ सकते हैं। परमेबिलिटी होती है, ये परमेबल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके फंक्शन है। आपसे जैसा कि मैं हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और एक लाइक जरूर करिए। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन इसको जो है ये सेल वॉल कर लिया। एक आध दो कुछ नोट्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जब एक नेक्स्ट नोट की आप कर लें कि यदि जब सेल डिवाइड होने लगती है, ठीक है, तो अपने आकार और आकृति में कुछ परिवर्तन करती है। जब सेल डिवाइड होने लगती है तो वो अपने आकार और आकृति में परिवर्तन करती है या उसके ऑर्गन्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं। तो उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है या जो चेंज होता है उसको कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस, है ना, मार्फोजेनेसिस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा, मार्फोजेनेसिस। जब सेल डिवाइड होने लगती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और जो चेंजेस आते हैं तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, मार्फोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आप जो कि ग्लूकोज जो पाया जाता है ना, वो सामान्यतया सेल वॉल में डी ग्लूकोज होता है ना, डी ग्लूकोज। सेल वॉल में जो ग्लूकोज पाया जाता है वो जनरली डी ग्लूकोज होते हैं, डी अराबिनोज, डी जाइलोज, डी मैन्योज, है ना। तो इस तरह के तो सामान्यतया आपको बहुत याद नहीं करना है, डी ग्लूकोज होते हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है, मैंने कहीं पढ़ाया भी है आपको, तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की। म्यूकोपेप्टाइड बैक्टीरियल सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है बेटा, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड जो है वो किसका बना होता है, एक अमीनो शुगर होता है और म्यूरेमिक एसिड होता है। मतलब एक अमीनो एसिड है और एक शुगर है ना, शुगर
शुगर प्लस अमीनो एसिड, शुगर प्लस अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो ये होते हैं। इसमें क्या होता है कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन दो प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसा, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, ग्लूकोसा अमीन, और दूसरा होता है एन एसिटाइल, एन एन एसिटाइल, एन एसिटाइल म्यूरेमिक, म्यूरेमिक एसिड या एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक। तो इसमें जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है ना। एक और है फंगल सेल, जो है फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल जो है, फंगल सेल वॉल ये बनी होती है ग्लूकोसामीन की, ठीक है, ग्लूकोसामीन की बनी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप नोट कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है द सेल वॉल, इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो ये आज ये लेक्चर जो है इस तरह से फिनिश हुआ, ठीक है ना। अगले लेक्चर के साथ अपन लोग मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।